नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, क्या भाग्य का लिखा मिट सकता है? क्या दोस्तों भाग्य का लिखा हुआ मिटाया जा सकता है? और दोस्तों आपके लिए बता दें कि मनुष्य का भाग्य कब लिख जाता है? उसका जन्म होने से पहले लिख जाता है या फिर साथियों जन्म होने के बाद उसका भाग्य लिखता है? आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि आखिर मनुष्य का भाग्य कब लिख जाता है और आखिर जन्म लेने के बाद लिखा जाता है या फिर जन्म से पहले लिख जाता है। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। क्या आखिर मनुष्य का भाग्य बदल सकता है, और बदल भी सकता है तो वह मनुष्य का भाग्य कैसे बदल सकता है? चलिए साथियों, आज की इस कहानी में हम इसी विषय पर जानकारी आपको दिलाते हैं। यदि साथियों आप यह सब जानना चाहते हैं तो हमारी इस कहानी के लिए शुरू से एंड तक जरूर सुनना। और यदि साथियों आज की यह हमारी कहानी शुरू से एंड तक ध्यानपूर्वक आपने सुन ली तो शायद साथियों हम आपके लिए बता दें आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। क्योंकि साथियों यह तो हमें इस वीडियो के समाप्ति तक ही सुनकर पता चलेगा कि आखिर मनुष्य का भाग्य बदला जा सकता है या नहीं, या फिर मनुष्य का भाग्य कब लिख जाता है, उसके जन्म होने से पहले लिख जाता है या फिर साथियों जन्म लेने के बाद लिखा जाता है। साथियों मेरा एक निवेदन है, इस कहानी के लिए आप शुरू से एंड तक जरूर सुनना, आपके लिए सबको समझ में आ जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साथियों बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहा करते थे साथियों उसके घर में बहुत समय से कोई भी संतान नहीं थी। कुछ वर्ष साथियों उसके विवाह के बीतने के बाद में उसके घर पर एक बच्चे का जन्म होता है, जो साथियों एक लड़का था। उस लड़का को बधाई देने के लिए साथियों गांव के लोग उस गरीब लकड़हारे के घर आ रहे थे। साथियों एक समय की बात है, सुबह का समय था। खुशियां बहुत ही अच्छी तरह से उसके घर में चल रही थीं। तभी साथियों एक महात्मा जी उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही साथियों वह महात्मा जी उसके लिए आवाज लगाते हैं, वैसे ही साथियों हम आपके लिए बता दें कि वह गरीब लकड़हारा जो था वह घर से दौड़ा दौड़ा आया, उस संत महात्मा जी के पास में पहुंच जाता है। तभी साथियों वह लकड़हारा जो था वह उन महात्मा जी के पास में आया और उन महात्मा जी से कहने लगा, चलो आप हमारे आज घर में पधारो। तभी साथियों वह अपने घर अंदर ले जाता है और महात्मा जी का बिस्तर लगा करके महात्मा जी से कहने लगता है, हे महात्मा जी, आज हमारे घर में कई वर्षों के बाद में खुशी छाई हुई है, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं थी और आज एक बेटे ने जन्म लिया है। आप कृपा करके इसका नामकरण कर दीजिए। तभी साथियों जैसे ही वह महात्मा जी जो थे वह उस बालक की हथेली को देखते हैं तो वह आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं। साथियों उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है, माथे पर साथियों पसीना आ जाता है। यह सब दृश्य देख करके वह लकड़हारा कहने लगता है कि हे महात्मा जी, आखिर तुम इतने भयभीत क्यों हो गए हो इसकी हथेली को देख करके? तभी साथियों महात्मा जी कहने लगते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप इतने गरीब हो और यह आगे चल के एक सेठ कहलाएगा और सेठ की राजकुमारी से यह विवाह भी करेगा। तभी साथियों एक समय की बात है, उसी गांव का सेठ जो था वह शिकार खेलते खेलते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है। साथियों जैसे ही साथियों वह एक घने जंगल में पहुंचता है उसे साथियों कोई भी शिकार नहीं मिलती है। तभी साथियों उसके लिए बहुत तेजी से प्यास लगने लगती है। वह आसपास की नदियों में पानी भी ढूंढता है और साथियों हम आपके लिए बता दें वह कुछ कुएं भी देखता है, लेकिन किसी में उसके लिए पानी नहीं मिलता है। तभी साथियों वह उसी जंगल में भटकते भटकते उस ऋषि महात्मा की कुटिया पर पहुंच जाता है। उस ऋषि महात्मा से कहने लगता है कि हे महात्मा जी, मुझे बहुत तेज से प्यास लग रही है, आप कृपा करके मुझे कुछ जल पिला दीजिए। तभी साथियों वह वहीं पर आराम करने लगता है, उन महात्मा जी की कुटिया से जल लेकर पीने लगता है। तभी साथियों वह उन महात्मा जी से कहने लगता है कि हे महात्मा जी, कि आप अभी कहाँ से आ रहे हो?
तभी साथियों वह सेठ जो था वह उन महात्मा जी से पूछने लगता है। वह महात्मा जी कहने लगते हैं कि मैं आज इस नगर में गया था और इस नगर में ऐसा रहस्य देखा है मैंने जो मुझे भी हैरान कर रहा है कि इस गांव में एक लड़के का जन्म हुआ है जो एक लकड़हारे का बेटा है। तभी साथियों सेठ कहने लगा कि इसमें हैरानी की क्या बात है। तभी वह महात्मा जी कहने लगे कि इस राज्य का सेठ जो है वह उसकी राजकुमारी से शादी करेगा और उसकी राजकुमारी से शादी करने के बाद में वह इस राज्य का सेठ कहलाएगा। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह इतना गरीब है और वह इतने अमीर सेठ की राजकुमारी से विवाह कैसे करेगा। तभी साथियों उन महात्मा जी की ऐसी बातें सुनकर के उस सेठ के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह कहने लगा कि इस राज्य का सेठ तो मैं ही हूँ और आखिर एक गरीब लकड़हारे का बेटा मेरी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता है। तभी साथियों वह सेठ महाराज से वह महात्मा जी कहने लगे कि हे राजन, यदि आप बुरी न मानो तो मैं एक बात कहने जा रहा हूँ कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिट सकता है। जो उसके भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। तभी साथियों वह घमंड में चूर वह सेठ उन महात्मा जी से कहने लगता है कि हे महात्मा जी कि मैं भगवान के भाग्य का लिखा जरूर मिट सकता हूँ, वरना आप यहाँ पर देख लेना और मैं कदे भी अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब लकड़हारे के बेटे से नहीं करूंगा। तभी साथियों महात्मा जी कहने लगे कि चलो ठीक है भाई, मुझे बहस करने से क्या है। यदि आप उसके भाग्य का लिखा मेट सकते हो तो ठीक है और यदि आप नहीं मेट पाए तो उसके बाद में हम आपके लिए एक बार और दर्शन देंगे। तभी साथियों वह सेठ इस बात के लिए मान जाता है। अब तो साथियों वह सेठ के मन में उदासी छा जाती है। वह साथियों रात्रि में सो भी नहीं पा रहा था। वह हमेशा उसके ही ख्याल आ रहे थे जो उन्हें संत महात्मा जी ने बताए हुए थे साथियों। तभी साथियों वह सेठ जो था वह उस राजकुमार का भाग बदलने के लिए साथियों वह उस गरीब लकड़हारे के घर पर पहुंच जाता है। अब तो साथियों हम आपके लिए बता दें कि वह उस लकड़हारे के पास में पहुंच जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है, अरे मोहन भाई जरा किवाड़ तो खोलो। तभी साथियों वह किवाड़ खोल करके उस सेठ के लिए अपने घर ले जाता है। साथियों उसने भेष बदल रखा था इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी साथियों वह लकड़हार कहने लगा, अरे भाई आप कौन हो। तभी साथियों वह सेठ अपना भेष बदले हुए वह कहने लगा कि अरे भाई मैं यहाँ का बनिया हूँ और मैं माल जेवर का काम करता हूँ। अब तो साथियों उस सेठ ने अपने आप को एक बनिया बता करके साथियों उस लकड़हारे के साथ में साथियों वह छल करने लगा और उस लकड़हारे से कहने लगा, अरे भाई मैं आपके लिए एक बात बताऊं कि आप अपना बेटा मुझे दे दो और इसके बदले में चाहे तुम कुछ माल जेवर रुपए टका ले लो। यह साथियों सब कुछ सुनकर के उस लकड़हारा और लकड़हारे की पत्नी हैरान रह जाती हैं साथियों। तभी साथियों वह दोनों इनकार कर देते हैं। तभी वह भेष बदला हुआ सेठ कहने लगता है, अरे भाई यदि आप इसके लिए आप अपने पास रखोगे तो इसका विवाह एक सेठ की राजकुमारी से कैसे होगा और यह आने वाले समय में सेठ कैसे कहलाएगा। यह सब बातें उसे पढ़ा करके साथियों वह साथियों लकड़हारे से वह बेटा ले लेता है और उस लकड़हारे की पत्नी जो थी साथियों वह उस सेठ से एक शर्त रखती है जो साथियों बनिया बना हुआ था। उससे कहती है, हे बनिया भाई मेरी एक शर्त होगी, यदि आप इस हमारे पुत्र को ले जा रहे हो तो जैसे ही यह 16-17 वर्ष का होगा तो तुम्हें वापस करना होगा। तभी साथियों जो बनिया जो था वह हामी भर लेता है। अब तो साथियों वह बनिया जो था जो बान रूपी भेष बनाया हुआ था साथियों वह और कोई नहीं बल्कि सेठ ही था। वह साथियों उस लकड़हारे से उसका बेटा ले आता है और साथियों वह एक घने जंगल से गुजरता है, उस बेटे के लिए उसी घने जंगल में छोड़ देता है। वह साथियों कहने लगता है कि चलो ठीक है अब यह है। तभी साथियों वह कहने लगता है, अब यह यहाँ पर तो किसी जानवर का शिकार बन जाएगा और जब यही नहीं होगा तो मेरी राजकुमारी से विवाह कौन करेगा। अब तो साथियों वह सेठ जो था वह उस लकड़हारे के बेटे के लिए एक घने जंगल में छोड़ करके वहां से वापस अपने घर लौट आता है साथियों। इधर साथियों होता क्या है साथियों हम आपके लिए बता दें, भाग्य का लिखा कभी भी नहीं मिटता है। उधर साथियों जैसे ही वह सेठ उस लकड़हारे के बेटे के लिए वह घने जंगल में छोड़ करके आता है वह बड़े ही आराम से रात्रि बिताता है। वह कहने लगता है कि चलो कि आखिर
एक बला तो टल गई है कि आखिर उस लकड़हारे के बेटे का अब तो किसी ने शिकार बना लिया होगा, अब तो किसी जानवर ने उसे खा लिया होगा। अब तो साथियों होता क्या है, उस राज्य का एक बहुत ही अमीर किसान था साथियों। वह उसी जंगल से गुजरता हुआ अपने खेतों पर जा रहा था। ऐसा मान के चलो साथियों, उसके पास इतनी धन दौलत थी जो एक आने वाले समय राजा के पास भी नहीं थी। वह किसान अपने खेतों पर टहलने के लिए जा रहा था। जब साथियों उसी जंगल से गुजरता है तो किसी बालक के रोने की आवाज उसे आने लगती है साथियों। जब वह इस आवाज को सुनता है तो वह साथियों उस बालक के नजदीक जाता है। वह देखता है कि एक बच्चा इस घने जंगल में किसने छोड़ रखा है। साथियों एक बात आपके लिए और बता दें, उस किसान के पास कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए साथियों उस बच्चे का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करने लगता है। इधर साथियों वह सेठ सोचने लगता है कि अब तो उसे किसी ने अपना शिकार बना लिया होगा। अब तो साथियों वह किसान ने उसका नाम रघवेंद्र रखवा दिया साथियों। रविंद्र जो था साथियों वह पढ़ाई में बहुत ही निपुण था। जो भी साथियों उसके टीचर उससे पूछा करते थे वह फटाफट उसका जवाब दे दिया करता था साथियों। तभी साथियों वह धीरे धीरे जवान होने लगता है, 14-15 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है साथियों वह। जब साथियों वह अपने खेतों पर कुछ यार दोस्तों के साथ में साथियों वह खेतों पर घूमने के लिए उसी जंगल से गुजर रहा था, तो साथियों उसे शिकार करना बहुत ही बेहद पसंद था। तो वह हाथों में धनुष बाण लिए हुए उस जंगल की ओर बढ़ रहा था साथियों। जैसे ही साथियों वह तीर छोड़ा करता था, उसका तीर एक भी चूक नहीं रहा था, वह साथियों निशाने पर लग रहा था। इधर साथियों होता क्या है, वह सेठ जो था वह यह सब कुछ उस जंगल में देख रहा था। तभी साथियों वह देखते देखते उस राजकुमार के पास में वह पहुंच जाता है। वह सेठ जो था वह भी साथियों उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। जैसे ही साथियों वह उस राजकुमार के पास में जाता है और कहने लगता है, हे राजकुमार बेटे तुम्हारा नाम क्या है। तभी साथियों वह अपना नाम रविंद्र बता देता है और वह सेठ कहने लगता है, तुम तो अच्छे शिकारी लगते हो, तुम्हें तो बहुत ही अच्छे से शिकार करना आता है। मैं आपके लिए बहुत देर से देख रहा हूँ कि जो निशाना मुझ पे नहीं लग रहा है वो निशाना आप बहुत ही अच्छे से लगा रहे हो। और साथियों उस सेठ ने उस रविंद्र से कुछ प्रश्न भी किए। उसने फटाफट उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे सेठ महाराज, अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मैं आपकी बातों में और यहाँ पर शिकार खेलते खेलते बहुत लेट हो चुका हूँ। यह बात सुनकर के साथियों वह सेठ कहने लगा कि आखिर तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मैं आपके माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तभी साथियों वह रविंद्र अपने पिताजी का नाम बताते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ के सबसे अमीर किसान का बेटा हूँ। तभी साथियों देर न करते हुए वह किसान के पास वह सेठ पहुँच जाता है। अब साथियों वह सेठ जो था वह उस किसान से उसके पूर्व जन्म की कहानी पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है और बहुत ही बुद्धिमान है। तभी साथियों वह किसान कहने लगा कि आखिर यह मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मेरे बेटे से कम भी नहीं है। तभी वह सेठ कहने लगा, आखिर यह तुम क्या कह रहे हो, क्या यह तुम्हारा बेटा नहीं है? तभी साथियों वह किसान जो था वह उस सेठ के लिए सारी बात बता देता है कि मैं इस बेटे के लिए कहाँ से लाया था और कहाँ पर मुझे यह मिला था। तब साथियों सेठ समझ जाता है कि आखिर यह कोई नहीं बल्कि वही लकड़हारे का राजकुमार है जिसे मैंने एक जंगल में छोड़ा था। तभी साथियों वह सेठ मन ही मन सोचने लगता है, क्या अब भी यह जिंदा है? लेकिन अब तो जिंदा है, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी साथियों वह बात पलटते हुए उस किसान से कहने लगता है, हे भाई, अपने राजकुमार से मेरा एक काम करवा दो। मैं अब घर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से दूर शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैं कुछ चिट्ठी दे रहा हूँ, जो चिट्ठी के लिए तुम मेरे घर तक अपने बेटे के हाथों पहुँचवा दो। तभी साथियों वह किसान का बेटा और किसान तैयार हो जाता है। वह कहने लगता है, चलो ठीक है कि सेठ महाराज आप अपनी चिट्ठी दे दो और इस मेरे बेटे के हाथ में दे दो, यह पहुंचा देगा। तभी साथियों वह रविंद्र जो था वह उस सेठ की चिट्ठी लेकर के उस सेठ के गांव की ओर चलने लगता है। साथियों चलते चलते साथियों उसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था और साथियों उसे एक घने जंगल से गुजरते हुए जाते पे रात्रि हो जाती है। साथियों अब तो साथियों उस घने जंगल से गुजरना रात्रि में उचित नहीं समझता है। वह उस रात वहीं पर बिताने के लिए किसी आश्रम की तलाश में भटकने लगता है। साथियों तभी साथियों एक ऋषि महात्मा जी की कुटिया उस घने जंगल में पड़ा करती थी।
उस कुटिया में साथियों उसके एक चेला और महात्मा जी रहा करते थे। अब तो साथियों वह चलते चलते उस घने जंगल में उस कुटिया की ओर पहुंच जाता है और उस महात्मा जी से कहने लगता है कि हे महात्मा जी, कि मुझे चलते चलते इस जंगल में रात हो चुकी है और मुझे रात्रि में इस जंगल में चलना उचित नहीं समझूंगा मैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर कुछ समय मैं बिता लूँ। जैसे ही सुबह होगी मैं तुरंत अपने राज्य के लिए लौट जाऊंगा। तभी साथियों महात्मा जी कहते हैं, बेटे यहाँ पर तुम्हारे लिए रुकना उचित नहीं है, क्योंकि यह जानवरों का इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। तभी साथियों वह महात्मा जी से कहने लगता है कि हे महात्मा जी, मुझे एक कोने में लिटा देना, और आप तो शेरों से नहीं डरते। तभी साथियों वह राजकुमार रघुवेंद्र जो था वह इतनी बात कहता है, तैसे ही साथियों वह महात्मा जी उसकी बात मान लेते हैं, उसे ठिकाना देकर के आराम से एक कोने में जगह दे देते हैं। साथियों जैसे ही साथियों वह राजकुमार सो जाता है, तभी साथियों वह महात्मा जी अपने चेले से कहने लगते हैं कि हे चेले, कि जरा देखना यह बेटा, कि जरा यह देखना यह राजकुमार किसकी चिट्ठी लेकर जा रहा है। तभी साथियों वह चिट्ठी खोलकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि यह एक सेठ के द्वार पर जा रहा है, सेठ की ही चिट्ठी ले जा रहा है। तभी साथियों महात्मा जी कहते हैं कि जरा इस चिट्ठी में क्या लिखा है मुझे बताना। तभी साथियों वह चेला, उसका शिष्य जो था, वह चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगता है और कहने लगता है, हे महात्मा जी, इसमें लिखा है कि जैसे ही यह राजकुमार अपने द्वार आए तो इसे मरवा करके कहीं दूर दफना देना। तभी साथियों महात्मा जी यह सब देख करके हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अजीब सेठ हैं जो कि अपने ही द्वार पर अपने इसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है और इसके ही मारने की बात कर रहा है। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा जी कहने लगे कि हमें इस मासूम को बचाना चाहिए। अब तो साथियों उस महात्मा जी ने तुरंत वह चिट्ठी बदल करके उस राजकुमार के हाथों में रख दी। साथियों अब तो साथियों सवेरे जैसे ही वह रावेंद्र जो उठा, वह उस महात्मा जी को प्रणाम करते हुए वहां से निकल जाता है। साथियों अब तो साथियों वह कुछ समय बाद ही वह उस सेठ के द्वार पर पहुंच गया और सेठानी के लिए साथियों वह चिट्ठी दे दी। तभी साथियों सेठानी जो थी, सेठानी ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उसमें चिट्ठी में लिखा था कि यह राजकुमार जो है यह बहुत ही बुद्धिमान है, यह बहुत ही अच्छे से शिकार करना भी जानता है, यह बल बुद्धि में निपुण है, बहुत ही अच्छे से इसे ज्ञान है, यह हमारी राजकुमारी से विवाह करने के लायक है, इसलिए जब तक मैं घर वापस लौटूं तब तक इस राजकुमारी की शादी हमारी राजकुमारी से हो जानी चाहिए। इधर साथियों उस सेठानी ने देखा कि ऐसे असंभव नहीं हो सकता है। तभी साथियों उसने देखा कि इस पर तो सेठ की मोहर भी लगी हुई है, आखिर हमारे सेठ झूठ नहीं बोल रहे हैं, आखिर यह सेठ का ही लिखा हुआ है। यह साथियों सोच करके उस सेठानी ने उस राजकुमार का विवाह अपनी राजकुमारी से करवा दिया। साथियों अब तो साथियों कुछ दिनों के बाद में वह सेठ अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से हो गया है, तो उसके साथियों पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी साथियों हम आपके लिए बता दें कि वह सेठ अपनी सेठानी के पास में जाता है, कहने लगता है कि यह तुमने कैसे किया। तभी साथियों वह सेठानी कहने लगती है, जैसा आपने चिट्ठी में बोला था मैंने वैसा ही किया है। जब साथियों उस सेठानी ने उस सेठ के लिए चिट्ठी दी तो साथियों चिट्ठी में कुछ और ही लिखा था। तभी साथियों वह अपने सैनिकों को भेज करके उस रघुवेंद्र को पकड़वा करके अपने द्वार पर ले आता है। साथियों और वह कहने लगता है, तुमने छल से मेरी बेटी से विवाह किया है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। तभी साथियों वह रघुवेंद्र कहने लगा कि महाराज, मैंने तो आपके साथ में कोई दगा नहीं किया है, जैसी आपने चिट्ठी दी थी वैसे ही मैं उस चिट्ठी को लेकर के सेठानी के पास में पहुंचा दी है। जब साथियों उनमें बहस चल ही रही थी तब तक साथियों वहां पर एक महात्मा जी गुजरते हैं और उस सेठ के लिए आवाज लगा देते हैं। जब साथियों एक सैनिक उस महात्मा जी के पास में जाता है तो वह कहते हैं, अपने सेठ महाराज को भेजो। तभी साथियों वह सैनिक से सारी बात बता देता है कि महात्मा जी आपको बुला रहे हैं। तभी साथियों वह सेठ कहने लगता है, उन्हें अंदर बुला लाओ। तभी साथियों जहां पर उस राजकुमार और सेठ की बहस चल रही थी वहीं पर साथियों वह सेठ पहुंच जाते हैं, वहीं पर साथियों वह महात्मा जी पहुंच जाते हैं। तभी साथियों जैसे ही वह महात्मा जी उस सेठ के पास में गए तो महात्मा जी ने कहा कि कहो सेठ महाराज, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिन्होंने आज से 18 साल पहले तुमने कहा था कि मैं भाग्य का लिखा मेट सकता हूँ। तभी साथियों वह सेठ कहने लगे, रुक जाओ महात्मा जी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तभी साथियों वह महात्मा जी उस सेठ से कहने लगे, कहो आपने भाग्य का लिखा हुआ मेट दिया। तभी साथियों वह सेठ नीचे को निगाहें करके कहने लगता है कि हे प्रभु,
भाग्य का लिखा कोई भी नहीं मिट सकता है, और भाग्य जो भगवान भाग्य में लिख देता है वही आखिर होकर ही रहता है। अब तो साथियों उन महात्मा जी ने कहा कि अब तो इस रविंद्र के लिए अपना दामाद स्वीकार करो और इनके लिए इस राज्य का सेठ बना दो। तभी साथियों वह महात्मा जी वहां से चले जाते हैं। तभी साथियों वह सेठ उस रविंद्र के लिए अपना दामाद स्वीकार करता है और साथियों उसे अपना राजपाट देकर के उसे उस राज्य का सेठ बना देता है उस राजकुमार के लिए साथियों। तब वह कहने लगता है कि आखिर भाग्य का लिखा कोई भी नहीं मिट सकता है। तो साथियों हम आपसे उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों हम आपके लिए बता दें कि भाग्य का लिखा हुआ आखिर कोई भी नहीं मिट सकता है। जो भगवान ने लिखा है वो होकर ही रहेगा। इसलिए साथियों अपने भाग्य पर ही निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि साथियों भाग्य का लिखा कोई भी नहीं मिटता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। धन्यवाद साथियों आपका हमारे वीडियो में लास्ट तक समय देने तक का। धन्यवाद साथियों।